वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जो आपका बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को, तो उसकी तैयारी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कराई जा रही है। आपको पता है फ्रेंड्स कि प्रत्येक दिन मैं आपको मॉर्निंग के टाइम में 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेता हूं फ्रेंड्स, और शाम के टाइम में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता हूं, उसका फुल सॉल्यूशन देता हूं। ठीक फ्रेंड्स, तो पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक रणनीति की तरह आपकी तैयारी करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। जितना भी देखिए वीडियो जो मॉक टेस्ट है इसका सब मैं संग्रह करते जा रहा हूँ और सभी को फ्रेंड्स अपने वेबसाइट पर डाल देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको स्कोरिंग बताना है कि 50 में से आपने कितना किया फ्रेंड्स। और इसको पढ़ने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाके 50 प्रश्नों का देखिए फ्रेंड्स कि 50 प्रश्नों में आपको कितना याद हुआ, क्योंकि वहाँ पे आंसर छुपाया हुआ रहता है। और देखिए फ्रेंड्स, अब वहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद में आंसर टिक करिए, उससे दिमाग पे जोर पड़ता है फ्रेंड्स और आपका तैयारी का लेवल पता चलेगा। और पता चलेगा फ्रेंड्स कि आप जो पढ़ते हैं वो आपको वाकई याद होता है या नहीं होता है। तो जा करके फ्रेंड्स यहाँ पर मॉक टेस्ट देने के बाद में टेस्ट वहाँ पर जरूर दे, वेबसाइट पर जा करके। कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज कल देखिए फ्रेंड्स 26 जनवरी था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब से आपका कंटिन्यू आपको प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है पहला प्रश्न आपका, उसी से फ्रेंड्स इसी कल के लिए ही वीडियो बनाया था, लेकिन कल कुछ जरूरी कारण में बिजी के रहने के कारण नहीं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा सका था। तो पहला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि 26 जनवरी 2021 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो अभी जो कौन सा दिवस गणतंत्र दिवस मनाया गया आप लोग गेस करते चलिए फ्रेंड्स, और लास्ट में हमें स्कोरिंग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर क्या होगा? पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ये 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कौन सा? 72वां गणतंत्र दिवस। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 9 दिसंबर या 30 जनवरी? सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? देखिए थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रश्न है उसका पहले आंसर मैं बता दूंगा, उसके बाद में जिससे संबंधित जो जीके बनता है उसको मैं डिस्क्राइब करता चलूंगा। तो आपने देख लिया कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी जो था फ्रेंड्स आपका गणतंत्र दिवस था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान है जो क्या स्वीकृत हुआ था, ठीक है, स्वीकारा गया था, तो उस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे आपका है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा फ्रेंड्स। लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? चलिए फटाफट गेस करिए, क्योंकि आपको स्कोरिंग बताना है 50 में से आपने कितना किया है सही। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गहरा नीला है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला है। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें न्योता दिया गया था? जी हाँ फ्रेंड्स, ये 26 जनवरी जो अब मनाया गया, कितना, 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, रिपब्लिक डे, उस पर आपको किनको मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में किन्हें न्योता दिया गया था? हालांकि फ्रेंड्स कोरोना की वजह से वो आए नहीं, लेकिन किनको बुलाया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको बुलाया था? गेस करिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, बी में गोटबाया राजपक्षे, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, जो आपका राष्ट्रपति कहाँ का? रूस का है। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। अभी है, इन्हीं को न्योता दिया गया था आपको 26 जनवरी को फ्रेंड्स, लेकिन ये कोरोना महामारी की वजह से आप लोग को पता है, कल देखे होंगे, नहीं आ पाए हैं। ठीक है, यानी कोई चीफ गेस्ट नहीं थे। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? चलिए फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स।
तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या है, अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान को स्वीकारा गया। यही कारण है कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए आपका ये इसका जवाब तो आपको पता चल गया। अब इसमें दो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। एक 9 दिसंबर है फ्रेंड्स, एक 11 दिसंबर है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था, कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। कब, 9 दिसंबर 1946 को। अब जो प्रथम संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। अब पूछा जाता है कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो जो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में किया गया था फ्रेंड्स, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर को। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को पुनः संविधान सभा का जब बैठक हुआ फ्रेंड्स, तो उसमें अस्थायी, ठीक है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, अब कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन देखिए क्या था, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को, और 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का, जो किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के, और उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर को दूसरा जो संविधान सभा का बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर सवाल नंबर 6 को देखिए, ये देखिए सवाल आपका पूछा था जो आपका बिहार होमगार्ड का एग्जाम हुआ फ्रेंड्स, इसमें आया हुआ था। चलिए फटाफट गेस करिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका जो राइट आंसर होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए, सवाल नंबर 7 है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। गेस करिए फटाफट, 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका हैदराबाद में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। देखिए अगर आपको दिखाई, जो छोटा दिख रहा है फ्रेंड्स, तो आप फुल स्क्रीन में मोबाइल के देखिएगा तो पूरा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो आपको हैदराबाद में स्थित है। सवाल नंबर 7 हो गया। फिर सवाल नंबर 8 को देखें, सवाल नंबर 8 आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट के पालन में अग्रणी है। यहाँ फ्रेंड्स आपको पता है कि जो रेशम के कीट होते हैं वो क्या खाते हैं, उसी शहतूत के पत्ते खाते हैं। तो सवाल यही पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में पश्चिम बंगाल, सी में तमिलनाडु, डी में जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या होगा फटाफट गेस करें। सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कहाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक है जो शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य है। सवाल नंबर 9 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 9 आपके सामने है कि समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है। टॉप मोस्ट वीवीआई के फ्रेंड्स, चलिए फटाफट इसका आंसर पता करें, गेस करें राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 9 का क्या होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों या इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कि समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है, तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों बना सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि अगर दोनों में मतभेद होता है तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसी को ही आपको मान्यता दी जाएगी, यानी उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो समवर्ती सूची पे कौन कानून बना सकता है, तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। देखिए नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों के कानून पर मतभेद होने की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाती है, जो भी मैंने बताया। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10 है कि भारत का आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। यहाँ कान है, भारत पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, गेस करें। बाबर, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम या बख्तियार खिलजी। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम कब किया था, तो 712 ईस्वी में ही सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। नोट्स में लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर इसे अपने अधिकार में मिला लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 11 देखें। सवाल नंबर 11 क्या है
EMG टेस्ट किससे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले देखते हैं किससे संबंधित है, इसके बारे में उसके बाद इसके बारे में डिटेल देखेंगे और इससे संबंधित 2-3 प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको देख लेते हैं फ्रेंड। EMG टेस्ट किससे संबंधित है, तो गेस करें फटाफट क्या होगा राइट आंसर 11 का राइट आंसर होगा ए, मांसपेशिया से संबंधित है। EMG टेस्ट है जो किससे संबंधित है, ये मांसपेशिया से संबंधित है। इसका अगर फुल फॉर्म पूछे फ्रेंड्स EMG का तो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अगर फुल फॉर्म पूछे तो बता दिए क्या हो जाए, याद कर ले फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है। और EMG टेस्ट है जो यानी अर्थात इलेक्ट्रोमायोग्राफी किससे संबंधित है, तो मांसपेशिया से संबंधित है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट आप दोनों का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब इससे संबंधित जो अक्सर पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। देखिए पूछा जाता है ECG के बारे में, तो ECG संबंधित है किससे संबंधित जांच है, ये हृदय से संबंधित जांच है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। एक पूछा जाता है EEG किससे संबंधित है, तो आपका मस्तिष्क से संबंधित जांच है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोएस्नोफिलोग्राम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोएस्नोफिलोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। एक पूछा जाता है EOG, ठीक है, EOG का किससे संबंधित जांच है, तो आपका आंख से संबंधित जांच है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकुलोग्राफी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकुलोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। तो सबको याद रखिए, एक बार फिर से देख लें। आपका था फ्रेंड्स पहला क्या था, EMG जिसे क्या कहते थे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी किससे संबंधित जांच है, EMG मांसपेशी से संबंधित है। उसके बाद में आ गया आपका ECG किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। EEG किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। और आपका EOG है जो किससे संबंधित है, तो आपका आंख से है। ये सभी को फ्रेंड्स आप लोग नोट करके याद कर ले बढ़िया तरह से, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी परीक्षा होता है फ्रेंड्स, तो अगर इससे प्रश्न उठाना रहता है फ्रेंड्स, तो यही 4 में से एक प्रश्न उठाता है वो लोग, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, फटाफट गेस करें। कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को, चेन्नई को। राइट आंसर होगा कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर ए 12 का बिल्कुल राइट आंसर है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए ये सवाल का जवाब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो कानपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कानपुर को क्या है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर ये पूछे सिर्फ भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका अहमदाबाद, याद रखिएगा फ्रेंड, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 3 प्रश्न बना फ्रेंड्स, तीनों इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका कानपुर को कहा जाता है। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का तो अभी प्रश्न हम लोग देख लें, कोयम्बटूर कहा जाता है। सवाल नंबर 13 को देखते हैं। निम्न में से नगदी फसल कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो नगदी फसल, रबी फसल, खरीफ फसल और एक क्या होता है फ्रेंड्स, जयाद फसल। ठीक है, जयाद या जायद फसल होता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो उससे संबंधित आपको 1 या 2 प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो सभी का आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए पहले सवाल क्या पूछा जा रहा है आप लोग से, निम्न में से नगदी फसल कौन सी है। इसका आंसर फटाफट गेस करें 13 का। तो सवाल नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का गेस करें फटाफट। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कुछ और, पढ़ने मिस्टेक हो रहा है। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, सॉरी। तो कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निम्न से नगदी फसल कौन है, तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवार है जो क्या है, नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। मूंगफली, गन्ना और जूट ये सभी है जो नगदी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखिए नगदी फसल किसे कहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसका परिभाषा याद रखें कि वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं, नगदी फसल कहते हैं। अब जैसे में कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि ये सब ये जो नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब इसका ट्रिक किस तरह से है फ्रेंड्स, याद रखिए, यही इसी से प्रश्न उठाता है। तो ट्रिक है फ्रेंड्स, कागज और तंबाकू नगदी फसल है। एक वाक्य बनता है, कागज और तंबाकू क्या है, नगदी फसल है। या तो कागज का तंबाकू, कुछ भी याद कर ले फ्रेंड्स, यहाँ कागज की जगह पर का भी लगा दिया, कागज का तंबाकू याद रखिएगा क्या है, नगदी फसल है। अब देखिए इस पे बैठा लीजिए, का से क्या हो गया, कपास हो गया, ग से क्या हो गया, गन्ना हो गया, ज से क्या हो गया, जूट हो गया, और तंबाकू तो है ये है। तो 4 तो कम से कम आपको एटलीस्ट याद रहेगा, इसी 4 से पूछा जाता है। तो नगदी फसल किसे कहते हैं, कि मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
कि वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है वो नकदी फसल कहलाती है। और उसका जो उदाहरण हो गया फ्रेंड्स कागज का तंबाकू या कागज और तंबाकू, कुछ तरह से सेंटेंस बना ले, नकदी फसल है। तो आपका मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए इससे बैठ जाता है। क से कपास, ग से गन्ना और ज से क्या, जूट, तंबाकू तो है ही है, ठीक है। तो नकदी फसल अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए रबी फसल से पूछा जाता है। तो रबी फसल से देखिए 2-3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि ये फसल कटता कब है, कब बोया कब जाता है। एक सवाल तो यहाँ से उठाया जाता है, दूसरा सवाल इसका उदाहरण कौन कौन है। तो रबी फसल देखिए, रबी फसल मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अक्टूबर नवंबर जो ठंड का मौसम होता है, हल्का फुल्का ठंड गिरता है फ्रेंड्स, उसी समय है जो अक्टूबर नवंबर में ये फसल बोई जाती है, रबी फसल। और काटा कब जाता है, तो मार्च अप्रैल में ये फसल काट ली जाती है। तो डेट याद रखिएगा। इसका उदाहरण कौन कौन है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। जब डेट याद रहेगा फ्रेंड्स तो आपका ये फसल भी याद है, क्योंकि देखिए मार्च में कौन सा फसल कटता है, तो गेहूं रहता है, सरसों रहता है, जौ होता है, ये सब आलू, ये सब कहाँ होता है आपका, मार्च में ही होता है फ्रेंड्स, कट रहा है, उपजता है। तो रबी फसल समझ गए होंगे फ्रेंड्स कब बोया जाता है, देख लीजिए उदाहरण भी। अब देखिए खरीफ फसल, तो देखिए इसमें से थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ खरीफ फसल के। खरीफ फसल देखिए, खरीफ फसल जो खराब मौसम में बोया जाता है। अब खराब मौसम कौन है, अब गेस करें। बारिश होती है, बारिश कब होती है, जून जुलाई में, क्योंकि जून महीना में आपको मानसून का आगमन होता है। तो जून जुलाई महीना होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, खराब मौसम होता है, उसमें बारिश बहुत होती है, सभी जगह कीचड़ होता है, तो उसको हम खराब मौसम कहते हैं। तो आज से याद रखिए फ्रेंड्स, अगर जो पूछे खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो खराब मौसम, जैसे ही आपका फिगर बनेगा खराब मौसम का, आप कहाँ चलिए, खराब मौसम कब होता है, बारिश होती है, यानी जून जुलाई में खूब बारिश होती है। तो जो खरीफ फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है। और इसको काटते हैं कब, तो नवंबर दिसंबर में से काट ली जाती है। अब देखिए जो खराब मौसमी पानी के दिन में कौन बोया जाता है, धान, गन्ना, धान चावल जो हो फिर गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, तिल हो गया, ज्वार बाजरा, ये सभी जो आपका खरीफ फसल के उदाहरण है मुख्य रूप से, ठीक है। अब देखिए जायद फसल, इसी के बारे में जिक्र कर रहा था फ्रेंड्स। जायद फसल ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जायद फसल किसे कहते हैं, तो देखिए जायद फसल है जो इसको बोया कब जाता है, तो ये मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में ये काट ली जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ठीक है फ्रेंड्स, यही पूछा जाता है आपको कि तरबूज और खरबूजा को किस फसल के अंतर्गत रखेंगे। तो ये सब ये जो जायद फसल के अंतर्गत आता है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी सब, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। राई हो गया, उड़द, मूंग, ये सब है जो आपका तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब ये जायद फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग ने देख लिया फ्रेंड्स, आपका मेरे ख्याल से यहाँ से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, नकदी फसल किसे कहते हैं ये। उसके बाद में रबी फसल देख लिया, खरीफ फसल देखिए, जायद फसल देख लिया। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 13 सवाल आपने देखा था फ्रेंड्स, 13 सवाल में याद रखिए कितना आपने अभी तक सही किया है, आगे कितना सही करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। फटाफट गेस करते चलेगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं कि निम्न में से कौन एक नगदी फसल है। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, चलिए आपको इसमें आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नगदी फसल कौन है, तो नगदी फसल का मैं उदाहरण बताया था, ट्रिक बताया था, क्या बताया था, कागज का, अभी देखिए ट्रिक आता है, कागज और का तंबाकू बताया था ना फ्रेंड्स, ये नगदी फसल था। तो देखिए इसमें कपास तो नहीं दिया हुआ है, गन्ना भी नहीं दिया हुआ है, जूट नहीं दिया हुआ है, तंबाकू दिया हुआ है, यानी तंबाकू क्या हो जाएगा, इसमें नगदी फसल है। तो इस तरह से याद करें, कुछ तुक्का भिड़ा करके कुछ ट्रिक से। 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो गया, तंबाकू है जो आपका नगदी फसल का उदाहरण। याद रखिए कागज का तंबाकू नगदी है, या तो इस तरह से कागज और तंबाकू नगदी फसल है, इस तरह से याद रखें। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है तरबूजा, खीरा, ककड़ी किस फसल के उदाहरण। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स किसमें हो जाएगा, ये नगदी होगा, नहीं होगा, रबी होगा, नहीं होगा, खरीफ फसल होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये जायद फसल के उदाहरण है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी जो भी है जो जायद फसल के उदाहरण है। इसका टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर वेबसाइट पे जा करके। इस सबको मैं संग्रह करता जा रहा हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम के टाइम में फिर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लेगा। फटाफट अभी से 2-3 बार जब पढ़िएगा फ्रेंड्स तभी परमानेंट माइंड में घुसेगा ये। तो अभी से सब वहाँ पर संग्रह रहेगा फ्रेंड्स, एग्जाम तक कम से कम मेरे ख्याल से 30 या 40 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा 50-50 प्रश्नों का। अभी से आप यूट्यूब पर भी पढ़िएगा, वेबसाइट पर भी पढ़िएगा, एग्जाम के टाइम में फिर उस पर जाकर रिपीट कर लिया फ्रेंड्स, तो आपको PDF की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि PDF अगर मान लिया डाउनलोड करते हैं कभी इस फाइल में कभी उस फाइल में ढूंढने में दिक्कत होता है। अब आपको वेबसाइट पर फ्रेंड्स आपको सीरियल ढंग से मिलेगा, वहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा फ्रेंड्स, आंसर छुपाया हुआ रहता है, तो वहाँ पर जाकर आप जरूर पढ़िएगा। तो सवाल नंबर 17 को देखें कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। ये 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए पहले इसका सही करें, राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका चिकनी मिट्टी हो जाएगा। जो चिकनी मिट्टी है जो क्या होता है फ्रेंड्स, चिकनी मिट्टी से
में मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स चिकनी मिट्टी का जो जल धारण करने की क्षमता होता है इन सभी मिट्टी की अपेक्षा में इसका अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी होगा। या इस तरह से पूछ ले, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला फ्रेंड्स आपका, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? इससे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। चलिए गेस करें, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो बेसिन घाटी में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ? तो कांगो बेसिन घाटी में। इसमें दो प्रश्न बन रहा है। अगर जो पूछ दे आपसे कि पिग्मी है जो जनजाति है किस महादेश में पड़ता है या किस देश में पड़ता है फ्रेंड्स, तो आपका अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और कहाँ? तो कांगो के जो बेसिन घाटी है उसमें पाई जाती है। इससे संबंधित देखिए फ्रेंड्स, जो होमगार्ड में पूछ दिया था, एस्किमो जनजाति द्वारा पूछा था कि एस्किमो जनजाति है जो, उसके घर को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एस्किमो जनजाति जो शीतकाल में बर्फ से बनाए जाने वाले गुंबदकार मकान को इग्लू कहते हैं। जो इग्लू बना होता है किससे बना होता है? तो बर्फ का बना होता है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश जहां अधिक बर्फ पड़ता है, मुख्य रूप से कनाडा के तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए कि एस्किमो जनजाति कहाँ रहता है? तो कनाडा में रहता है। तो ये सवाल आपका होमगार्ड में पूछ दिया था। ठीक है, तो ये सब याद रखें फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या था कि एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में बर्फ से बनाए जाने वाले गुंबदकार मकान को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ये आपका होमगार्ड में पूछा था। हमने एक सवाल क्या पूछा था फ्रेंड्स कि आपका पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो याद रखिए, कांगो के बेसिन घाटी में। एस्किमो जनजाति कनाडा क्षेत्र में पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। इसके जो बर्फ के मकान बनाए थे उसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चलिए गेस करें फटाफट। 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में है। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? सवाल नंबर 20 का देखें, तालचेर आपका भारी जल संयंत्र के लिए है। तालचेर आपका उड़ीसा में पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है, याद रखिएगा। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए उपयुक्त है। अगला सवाल को देखिए 21 नंबर, कि भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? चलिए फटाफट गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा 21 का? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था फ्रेंड्स? तो फटाफट गेस करें, इसका राइट आंसर होगा आपका रूस से, यानी सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर ये पूछा जाए फ्रेंड्स, दुर्गापुर किसके मदद से किया गया था? तो ब्रिटेन के मदद से किया गया था। और राउरकेला किसके मदद से किया गया था फ्रेंड्स? तो आपको जर्मनी से किया गया था। अगर बोकारो पूछा जाए तो बोकारो और भिलाई है जो सोवियत संघ रूस के सहयोग से निर्माण हुआ था इस्पात संयंत्र। जर्मनी से राउरकेला का हुआ था और दुर्गापुर ब्रिटेन से हुआ था। पहले बहुत बार बता चुका हूं फ्रेंड्स, फिर भी रिवीजन करा देता हूं। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? फटाफट गेस करें। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पुणे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आपका पुणे में स्थित है। सवाल नंबर 23 को देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? फटाफट गेस करते चलिए। हल्दिया, बम्बई हाई, नेवली, डिगबोई। तो भारत में अगर सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है तो असम के डिगबोई माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 आपका फ्रेंड्स कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा हो जाएगा? तो भिलाई तो आपका है, गेस करिए फटाफट, दुर्गापुर, बोकारो या जमशेदपुर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका है जो जमशेदपुर है जो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो है फ्रेंड्स आपका भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो ये सभी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र का अंतर्गत नहीं आता है? तो भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो आता है, जमशेदपुर नहीं आता है, यही पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, किसके लिए? पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला के लिए है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 आपका है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए ये पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण है जो फ्रेंड्स, वहाँ गर्म झरना है, ये कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जिस तरह से राजगीर में भी फ्रेंड्स आपका है जो गर्म झरना है फ्रेंड्स, वहाँ से गर्म पानी निकलता है, उसी तरह से मणिकर्ण में हिमाचल प्रदेश में गर्म झरना है। तो उसका कह रहा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल किससे संबंधित है फ्रेंड्स? सवाल नंबर 27 का क्या हो जाएगा? गेस करें फटाफट।
सवाल नंबर 27 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जंप बॉल है जो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है ये, ठीक है। जब जंप बॉल शब्द है जो बास्केटबॉल से संबंधित है, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स। अब चलिए इससे संबंधित जिक्के बता देता हूँ। बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो मैं पहले बहुत बार ट्रिक से बताया हूँ। चलिए कितना होता है आप लोग गेस करें तो, बास्केटबॉल में कितना होता है, तो 5 होता है। याद करने का तरीका क्या बताया था फ्रेंड्स, बास्केट मीन्स क्या होता है, टोकरी होता है। तो मैं कैसे याद रखता हूं कि जब भी आता है बास्केट होता है, टोकरी हमको कितना खरीदना है, तो 5 टोकरी खरीदना है। अरे ये तो जरूर याद रहेगा, कितना टोकरी खरीदना है, 5 टोकरी खरीदना है। अब बास्केट मतलब टोकरी, तो जब भी आप देखिए कोई पूछेगा कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्या हमारा माइंड में इमेज बन रहा है फ्रेंड्स, बास्केट मतलब टोकरी बन रहा है। और अब याद करिए कि सर बताए थे कितना टोकरी खरीदना है आपको, तो 5 टोकरी खरीदना है। तो देखिए कभी जिंदगी में भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। तो बास्केटबॉल के पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए बेसबॉल, इससे संबंधित 2 जिक्के बनता है। बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 होते हैं, और खो खो में भी 9 होते हैं। अच्छा, बेसबॉल कहाँ का है जो राष्ट्रीय खेल है, तो अमेरिका का। अमेरिका, इसको ट्रिक से भी बताया था। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। कैसे, तो अमेरिका का बेस है जो बहुत मजबूत है, इसलिए बेस माने आधार होता है, इसलिए वो वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना क्वेश्चन हो गया, फिर से अब देख ले, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए फिर से देख लेते हैं कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। इसका आंसर आपका देख लिए फ्रेंड्स। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 होते हैं, क्योंकि बास्केट में टोकरी 5 को खरीदना है। बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का है, ठीक है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल 28 नंबर है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड। तो देखिए हिमालय पर्वत है, कैसा पर्वत है फ्रेंड्स, तो नवीन पर्वत है, ठीक है। नवीन पर्वत कहिए, पर्वतादार पर्वत कहिए, ठीक है, या तो मोड़दार पर्वत कहिए, तो सब याद रखिएगा। ये नवीन पर्वत, पर्वतादार पर्वत कह सकते हैं, या तो एक मुख्य रूप से इसको मोड़दार पर्वत कहा जाता है। ये कैसा पर्वत है, तो नवीन या मोड़दार पर्वत है। तो एक जीके तो आपका ये बन गया, ये साइड से बता दिए फ्रेंड्स। लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। राइट आंसर होगा टेथिस सागर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 29 को देखिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है। कन्याकुमारी से कोलंबो जाइएगा तो क्या पार करिएगा। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी पार करते हैं। क्या, मन्नार की खाड़ी। अगला सवाल को लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ ब्रजपात स्थल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, दार्जिलिंग। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ होता है ब्रजपात स्थल, तो आपका दार्जिलिंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 31 को देखें, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू कहाँ है फ्रेंड्स, चलिए राजस्थान। राजस्थान में कौन सा हो गया आपका, अरावली पर्वत हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल मैंने बताया था, इसका आंसर तो पता चल गया फ्रेंड्स कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत का है, अरावली का है। तो इसका आंसर आप देख लिए। अब इससे संबंधित जीके देखिए, कल मैंने पूछा था अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, तो ये आपका है सबसे, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत है। भारत के सबसे अगर पुराना पर्वत पूछे, प्राचीन पर्वत पूछे, तो ये अरावली होगा। अरावली पर्वत के जो उच्च बिंदु है, उच्च शिखर है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गुरु शिखर कहते हैं, जो इसका उच्च चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई मैंने कल बताया था कितना, 1722 मीटर है। कितना, 1722 मीटर। तो ये देखिए फिर रिपीट कर दिया फ्रेंड्स ताकि आपको याद हो जाए। तो अरावली है जो भारत के सबसे पुरानी पर्वत है, प्राचीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। इसका सबसे उच्च बिंदु है जो आपका गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चलिए यहाँ सवाल क्या पूछा गया था, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, जो कौन से पर्वत की श्रृंखला पर है, ये भी हो जाएगा अरावली। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 32 नंबर, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, किससे ज्ञात होता है, गेस करें। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, 13वें शिलालेख से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लिए, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किससे, तो 13वें शिलालेख से। अब देखिए प्रश्न पूछता है कि अशोक का जो हृदय है जो कब परिवर्तन हो गया था, यानी कब वो संन्यास ले लिया था मार काट से। तो ये जो कलिंग युद्ध हुआ था फिर इसमें बहुत क्या हुआ था, जान माल की हत्या हुई थी, रक्त का बहुत स्राव हुआ था। इसे देख करके उसका हृदय द्रवित हो उठा था, और तभी से वो है जो इसका हृदय चेंज हो गया था। तो ये कलिंग युद्ध किससे ही हुआ था, कलिंग युद्ध कब हुआ था फिर से, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया गया था। यह विवरण 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। सवाल आपका यही पूछा जा रहा था ना कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो 13वें शिलालेख से होता है। 13वें
लेख से हमें ज्ञात होता है कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि निम्न में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तमिल भाषा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य, याद रखिए जो संगम साहित्य है वो आपको तमिल भाषा का सबसे प्राचीन साहित्य है। अगला सवाल को लेते हैं, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, यहाँ लिखा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक होता है। क्या सीखा था बताइए, ये आदि मानव है जो सर्वप्रथम क्या सीखा था, अनाज उगाना सीखा था, आग जलाना सीखा था, पहिया बनाना सीखा था, पशुओं को पालतू बनाना सीखा था। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। तो देखिए आदि मानव जो सर्वप्रथम थे वो आग जलाने के लिए सीखे थे। 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी। चलिए इस तरह से देखिए प्रश्न पूछा हुआ, ये पूरा अच्छा हुआ प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, इस तरह से अंग्रेजी में दे दिया था ताकि कंफ्यूज हो स्टूडेंट। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या चाहिए आपका, तांबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए तांबा रहता है हमको तुरंत पता चल जाता है, तांबा क्या होता है, कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा था, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी, तो कॉपर। चलिए अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। पूरा पाषाण स्थल कौन नहीं है, भीमबेटका, गेस करिए फ्रेंड्स, भीमबेटका है, जी है, कुरनूल गुफा भी है, बराबर गुफा है या नहीं आपको बताना है, हंसू गुफा, ये बताना ही नहीं है। तो देखिए 3 ये भी है, बराबर गुफा नहीं है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बराबर का गुफा नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए बराबर का गुफा जो आपको जहानाबाद के पास में पड़ता है, ये मौर्यकालीन गुफाएं हैं, ठीक है, अशोक के द्वारा ये बनाया गया था, मौर्य काल में बनाया गया था, ठीक है, ये पूरा पाषाण का नहीं है। इसके बारे में देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बराबर गुफा का निर्माण मौर्य काल में आजीवक संप्रदाय के मताबलियों के लिए किया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, जो बराबर की गुफा है वो मौर्यकालीन गुफा है। अगला सवाल को देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का संबंध निम्न में से किससे है। चलिए बताइए, लौह युग से है, कांस्य युग से है, ताम्र युग से है, पाषाण युग से है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, फटाफट बता लें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा, प्रोटीन सबसे ज्यादा आपका सोयाबीन में पाया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरे वृक्षों को काटने को रोकने से, ठीक है। अब देखिए चिपको आंदोलन है जो फ्रेंड्स अभी तो अब चमोली से शुरू हुआ था, या अभी तो उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन उस समय यूपी में था। तो चिपको आंदोलन जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, और इसका जो सबसे नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे फ्रेंड्स, उनका नाम क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा, इसी से जुड़े थे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, और हरे वृक्ष को काटने से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं 40वें, गुड़, ठीक है फ्रेंड्स, गुड़ जो देहाती भाषा में गुड़ कहते हैं, किसका मुख्य स्रोत है। तो गुड़ में मुख्य रूप से आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व एड्स दिवस कब आयोजित करता है। यानी पूछा जा रहा है सिंपल से फ्रेंड्स कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो सवाल नंबर 41 का क्या होगा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 42 है, दूध में विद्यमान सेकेराइड है। कौन सा सेकेराइड दूध में है, सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। दूध की शुद्धता किससे मापी है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो याद रखिए दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये सब जरूर याद रखिए आपने। दूध से दही किसके कारण बनता है, तो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण बनता है। तो सब याद रखें। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। चलिए कंप्यूटर से बहुत अच्छा सवाल है, बग मतलब क्या होता है, बग BUG, कंप्यूटर में बग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर के अशुद्धियां यानी गलतियां यानी एरर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, तो एरर होता है। देखिए इस तरह से पूछा जाता है कि कंप्यूटर के अशुद्धियां को क्या कहा जाता है, तो ये बग कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला है कि किसी कीबोर्ड पर इंटर की, देखिए इंटर की रहता है का अन्य नाम क्या है। चलिए अच्छा सवाल है, बताइए आप लोग, कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे फ्रेंड्स, लैपटॉप भी चलाते होंगे, तो किसी कीबोर्ड पर इंटर का जो की होता है उसका अन्य नाम क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव की भी उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 45 को देखिए, कंप्यूटर में विंडो किसका प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसे 2 सवाल में
होगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर में विंडो किसका प्रकार है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? चलिए दो में से आप गेस करिए। 45 का राइट आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा? तो देखिए कंप्यूटर में जो विंडो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है, यानी कंप्यूटर कैसा मशीन है, तो ये हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन है, जो क्या है, हार्डवेयर मशीन है। लेकिन इसका जो विंडो होता है कंप्यूटर का, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगला सवाल को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से भी पूछा था, आपका फीट में दे दिया है। तो चलिए गेस करें, एक व्यक्ति को प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? समझ रहे होंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अगर मैं अपना प्रतिध्वनि सुनना चाहता हूं तो कहां पर से मैं बोलूंगा जोर से कि मेरी आवाज टकरा करके फिर पुनः वापस आवे, मुझे सुनाई पड़े। तो फीट में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 फीट के करीब होता है, ठीक है। 56 फीट की दूरी पर से आप बोलिएगा जोर से, तो उस पर आसपास आपको सुनाई देगी प्रतिध्वनि। अगर मीटर में पूछ दे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 17 मीटर, याद रखिएगा। तो कहीं मीटर देगा, कभी ये देगा। यानी एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ी होनी चाहिए, तो मीटर में अगर पूछा रहेगा फ्रेंड्स तो 17 मीटर होगा। फीट में रहेगा तो कितना हो जाएगा, 56 फीट होगा। आप 17 मीटर को कन्वर्ट करिएगा, 56 फीट आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मीटर में 17 मीटर होनी चाहिए। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें तो गलत होने की संभावना ही नहीं फ्रेंड्स, ऐसा ट्रिक मैं बताया हूँ, इसके बाद भी अगर लोग ध्यान नहीं देते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट गेस करें। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मैलिक अम्ल? तो क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैलिक अम्ल। इसका क्या याद रखे थे फ्रेंड्स हमको, शोएब मलिक, ठीक है। शोएब मलिक का नाम आप लोगों ने सुने होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए शोएब मलिक सानिया मिर्जा के हस्बैंड हैं, तो शोएब मलिक यानी सेब में मलिक आ रहा है कि नहीं, देखिए तो, यानी सेब में कौन सा है, तो मैलिक एसिड है। तो किसी तरह से याद रखिए फ्रेंड्स इसको, शोएब इस तरह से लिखते हैं, वो लिखते हैं शोएब, अब मलिक लिखता है ना। तो देखिए शोएब यानी हम सेब मलिक कहिए उसको, शोएब मलिक ने याद से क्या रखिएगा, वो सेब मलिक है। क्या है, शोएब मलिक को हम लोग क्या कहेंगे, सेब मलिक है। अब देखिए सेब में कौन सा होता है, तो मैलिक एसिड होता है। देखिए कभी भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एसिटिक, इसका भी ट्रिक बताए थे, सिर में टिक होता है फ्रेंड्स, टिक, ठीक है। तो सिरका में अगर वो पूछा जाएगा तो एसिटिक अम्ल होगा। देखिए टिक पकड़ के रखना है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये मैं ट्रिक से बताया हूँ, ये कभी नहीं भूलिएगा। कंफ्यूजन क्या होता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दे देगा ऑप्शन में एसिटिक अम्ल भी, ऑक्जेलिक अम्ल भी दे देगा, साइट्रिक भी अम्ल देगा। इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे जब सिर आएगा यानी सिरका का, तो सिर में हमको क्या पकड़ना है, टिक पकड़ना है ना। तो टिक देखिए किस में आता है, ऑक्जेलिक में आता है, इसमें आता है, साइट्रिक आता है इसमें, लेकिन टिक किस में आ रहा है, एसिटिक में आ रहा है। जब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है कौन सा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल है जो किस में, मतलब टमाटर में पाया जाता है। मैलिक अम्ल तो अभी बताया था सेब मलिक, यानी मौलिक हो, अब सेब में पाया जाता है। इस तरह से याद रखिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों में शेयर किया करें फ्रेंड्स। कम से इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग का भी फर्ज है कि दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें, ठीक है। सवाल नंबर 48 को देखें, हरे पौधे खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं। इससे तो एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चलिए गेस करिए, हरे पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा गया है भी फ्रेंड्स आपका होमगार्ड में। तो देखिए मैं बहुत बार बताया था कि जितने भी हरे पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, जो क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना स्वयं तैयार करते हैं, वो है जो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। वो है जो प्रोड्यूसर। और जो उत्पादक को पहले बार खाएगा फ्रेंड्स उसको प्रथम उपभोक्ता कहेंगे, उसको जो खाएगा उसको द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। और अपघटक है जो फ्रेंड्स, जैसे कि दीमक वगैरह हुआ ना, ये सब अपघटक के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। 48 का राइट आंसर सवाल क्या था कि हरे पौधे वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, तो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 49 को देखिए फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स अपना परिवार के बारे में कम से कम तो याद रखें, आज से आपको नहीं भूलना है कभी, अपना परिवार दिवस कब मनाना है, अपना परिवार तो याद रखिए, 2-4 बार दिन भर में रिपीट करिएगा, याद रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो का लास्ट सवाल है यहाँ पर देखिए, और लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अच्छा देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 10 दिसंबर के, तो 10 दिसंबर को देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 15 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हो गया फ्रेंड्स। 11 जुलाई को क्या होता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सभी। अगला सवाल को देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट वाला फ्रेंड्स, इसका जवाब हमें कॉमेंट करके बताया था, मैं बहुत बार बताया था फ्रेंड्स आपको। अब देखिए इस तरह से सवाल पूछा जाता है, मौसम संबंधी घटनाएं, बिजली का चमकना, बादल का गरजना किस मंडल में होता है? आप सब अंग्रेजी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका जवाब हमें बताइएगा।
हिंदी बताएंगे तो आप लोग तो फटाफट बता दीजिएगा, लेकिन इसका आपको जवाब इस तरह से देना है। मौसम संबंधी घटनाएं, बिजली का चमकना, बादल का गरजना किस मंडल में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए फटाफट इसका हमें कमेंट करके जवाब जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसका अभी लिंक दिया हुआ है, नीचे जाकर के इस पर फटाफट टेस्ट दें और टेस्ट में से फिर देखिए यहाँ पर कितना सही किया है फ्रेंड्स। अब पढ़ने के बाद में देखिए 50 का 50 आपका सही होता है कि नहीं। और यही सबसे आपका संग्रह फ्रेंड्स आपका एग्जाम में काम देगा, सब वेबसाइट पर डाला हुआ रहेगा। एग्जाम के पहले 4 दिन 5 दिन पहले जितना मेरा प्रैक्टिस सेट रहेगा सब जो पढ़िएगा याद रहेगा फ्रेंड्स, उसका रिविजन कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज शाम को फ्रेंड्स आपको फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।